एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी। ये आईपीसी का सबसे लास्ट सेक्शन है लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट प्लीज़ इसे पूरा देखना क्योंकि इसमें मैं सेक्शन 511 के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इसको सारा देखिएगा वीडियो को, ठीक है। हाँ एवरीबॉडी, अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको 1 मंथ का फ्री मिलता है। 12 मंथ पर 2 मंथ, 18 पर 3 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। लेकिन ये ऑफर कुछ ही समय के लिए है। हरी आप, अगर आप गुजरात जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो एक रैपिड लिंकिंग बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच भी है जो आपको जुडिशरी क्रैक करने में हेल्प करने वाला है। और हमारे कुछ और बैचेस भी वहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं जो स्टेट फोकस हैं बेसिकली। यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट और यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट कवर करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर प्राइस प्लानिंग बताया गया है कि आपको 1 मंथ के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 3, 6, 12, 18, 24 मंथ के लिए क्या पे करना पड़ेगा। अगर आप मेरा रेफरल कोड WOL10 इस्तेमाल करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी यूट्यूब पर भी है और टेलीग्राम पर भी है। सो डोंट मिस द चांस, हरी आप। सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी अटेम्प्ट के बारे में बताता है। अटेम्प्ट का मतलब होता है ऑफेंस को करने की कोशिश करना। तो ऑफ कोर्स हम आईपीसी में पढ़ रहे हैं तो ऑफेंस को ही करने की कोशिश की जा रही होगी, किसी और चीज की यहाँ बात नहीं हो रही है। जब कोई पर्सन किसी ऑफेंस को करने की कोशिश करता है बट समहाउ वो ऑफेंस फेल हो जाता है, मतलब वो टारगेट अचीव नहीं कर पाता है, अकम्पलिशमेंट नहीं हो पाती है उसके एक्ट की, तो वो अटेम्प्ट होकर रह जाता है। ये सेक्शन 511 बताता है। तो अटेम्प्ट जो है इनकोएट क्राइम है। इनकोएट क्राइम का मतलब होता है वो ऑफेंसेस जो पूरे नहीं हो पाते, अधूरे रह जाते हैं बट स्टिल वो ऑफेंसिव एक्ट कंसीडर किए जाते हैं। सो इट्स अ इनकोएट क्राइम, सो इट्स अ अधूरे ऑफेंस बेसिकली। ओके, तो किसी भी ऑफेंस को करने के लिए जनरली दो चीजों की जरूरत होती है, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस होता है योर एक्ट टुवर्ड्स द ऑफेंस, जब आप ऑफेंस करने के लिए जो एक्टिविटीज, जो एक्ट करते हो वो एक्टस रियस होता है। मेंस रिया होता है आपका मेंटल एलिमेंट, जो योर बैड इंटेंशन, तो आप जो बुरी भावना जो आपके दिमाग में होती है ना ऑफेंस को करने की, वो मेंस रिया होता है, ठीक है। तो किसी भी ऑफेंस को करने की कुछ स्टेजेस रहती हैं। स्टेजेस मैंने यहाँ पर लिखी हैं आपके सामने बोर्ड में। तो सबसे पहले रहता है इंटेंशन, यो मेंसरिया, आपका मेंटल एलिमेंट। तो सिर्फ मेंसरिया होने पर आपको किसी ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्ट करना जरूरी रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका इंटेंशन। सेकंड रहता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन होता है तैयारियां करना, टू अरेंजिंग मीन्स और मेजर्स। तो आप कोई भी काम करने से पहले कुछ तैयारी करते हो ना, ऑफेंस करने से पहले आप हथियार खरीद कर लाते हो, कुछ प्लानिंग करते हो, वो सारी चीजें प्रिपरेशन में आती है। तो यहाँ मैंने कुछ सेक्शन लिखे हुए हैं जिनकी अगर आप प्रिपरेशन भी करते हो ना तो वो भी ऑफेंसिव रहता है, उसके लिए भी आपको चार्ज किया जा सकता है, पनिशमेंट दी जा सकती है। तो यहाँ मैंने सिर्फ सेक्शन लिखे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, जिसमें प्रिपरेशन करने पर ही आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। प्रिपरेशन के बाद आता है अटेम्प्ट। आप तैयारी आपकी पूरी हो गई, फिर आप उस एक्ट को करने के लिए, अकम्पलिशमेंट करने के लिए कोई ना कोई एक फाइनल कोशिश करते हो। ये अटेम्प्ट कुछ ऐसा होना चाहिए करने के बाद आपको कुछ और ना करना पड़े, मतलब फाइनल एक्ट होना चाहिए टुवर्ड्स द ऑफेंस। अब सपोज करिए ए ने बी की तरफ गोली चलाई, वो बंदूक, पहले तो उसने सोचा कि भी मैं बी को मारूंगा, उसने मेंटल इंटेंशन जो है उसकी वो प्रिपेयर कर ली। उसके बाद उसने तैयारी करी, वो बंदूक खरीद कर लाया, तो वो उसकी प्रिपरेशन थी, ठीक है। अब वो गया बी के पास और उसने गोली चला दी, ये उसका अटेम्प्ट था। अब गोली चल गई, इससे आगे तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, या तो वो बी मर जाएगा, मर गया तो उस पर मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे, और सम हाउ बी बच गया, नहीं मरा तो उसका एक्ट फेल हो जाएगा, तो उस पर सिर्फ हम अटेम्प्ट के चार्ज लगाएंगे, ठीक है। और फाइनल एक्ट क्या रहता है आपका, अकम्पलिशमेंट। जो भी मैंने आपको बताया, अगर गोली लग गई, टारगेट पूरा हो गया तो उस पर मर्डर के चार्ज लग जाएंगे। अगर उसका सम हाउ फेल हो गया टारगेट, वो अकम्पलिशमेंट तक पहुंचा नहीं, तो उस पर अटेम्प्ट के चार्जेस लग जाएंगे। ये आपके 4 स्टेज रहती है। सेक्शन 511 के यहाँ पर कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट, बेसिक एलिमेंट देख लेते हैं क्या कहता है। तो
अटेम्प्ट जो है इट रेफर्स ओनली टू अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय आईपीसी ओनली। तो आईपीसी के अंदर जो ऑफेंस दिए गए हैं सिर्फ उनके अटेम्प्ट्स की बात की जा रही है और उन्हीं के अटेम्प्ट के लिए हम यहाँ पर सेक्शन 511 पढ़ते हैं। कहीं कोई स्पेशल लॉ है, कोई लोकल लॉ है, कुछ ऐसे में अगर कोई ऑफेंस दिया गया है तो उसके अटेम्प्ट के लिए हम सेक्शन 511 नहीं पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अदर इम्प्रिजनमेंट। तो ऐसे ऑफेंस का अटेम्प्ट जिसकी पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर कोई और इम्प्रिजनमेंट अगर दी गई है, सिर्फ उसी ऑफेंस के लिए हम अटेम्प्ट का सेक्शन पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नॉट एप्लीकेबल ऑन डेथ और फाइन। तो आपके इस सेक्शन में क्लियरली लिखा गया है कि भाई जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट है उस ऑफेंस की पनिशमेंट तो उसी पर ही लगेगा। तो जिस ऑफेंस में डेथ की पनिशमेंट दे रखी हो या फिर सिर्फ फाइन बता रखा हो तो उसमें आप अटेम्प्ट सेक्शन 511 उसके साथ नहीं पढ़ सकते। ओके, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था ये, अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 का ये केस था बेसिकली। इसमें सिर्फ कोर्ट ने ये बताया कि भी अटेम्प्ट जो सेक्शन है ये कहीं पर एज सच डिफाइन नहीं किया गया, ये जो टर्म है अटेम्प्ट ये कहीं पर डिफाइन नहीं की गई है। तो ये आपको केस टू केस हर सर्कमस्टांसेस में अलग से टेस्ट करना पड़ेगा कि भी कब किसी पर्सन का जो एक्ट है वो अटेम्प्ट था और कब वो अटेम्प्ट होने से पहले वो प्रिपरेशन की कैटेगरी में था। तो ये हर सिचुएशन में आपको अलग से चेक करना पड़ेगा कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसको आप अप्लाई करके चेक कर लो कि भी अब इसका प्रिपरेशन था और अब ये एक्ट उसका अटेम्प्ट में फॉल हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में। सेक्शन 511 का एक और बेसिक एलिमेंट है वो ये है कि अगर किसी ऑफेंस का अटेम्प्ट आईपीसी में कहीं पर भी नहीं बताया गया है, सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस का अटेम्प्ट जो है आप सेक्शन 511 में पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि किसी ऑफेंस का जो है अटेम्प्ट ऑलरेडी किसी सेक्शन में बता रखा है फिर भी आप जानबूझ के सेक्शन 511 पढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उसी ऑफेंस का अटेम्प्ट सेक्शन 511 में पढ़ा जा सकता है जिसका अलग से सेपरेटली उसका अटेम्प्ट डिफाइन नहीं किया गया हो या फिर उसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी गई हो, सिर्फ वही सेक्शन 511 में फॉल करते हैं। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क केस के अंदर, एक लैंडमार्क जजमेंट के अंदर कुछ टेस्ट बताए थे जो ये डिफाइन करते हैं कब किसी पर्सन का एक्ट जो है प्रिपरेशन में फॉल करता है और कब वो प्रिपरेशन से एक्सीड होकर अटेम्प्ट में फॉल हो जाता है। तो यहाँ पर ये 5 टेस्ट मैंने लिखे हुए हैं, इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहते हैं। तो सबसे पहले रहता है प्रॉक्सिमिटी रूल। प्रॉक्सिमिटी रूल होता है कि भी किसी पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट किया टूवर्ड्स द ऑफेंस जहाँ पर उससे आगे उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसा एक आखिरी काम था जिसको करने के बाद 99.9% जो है वो टारगेट होगा ही होगा। अब वो फेल हो जाएगा तभी अटेम्प्ट होता है, मतलब उसके बाद उसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ प्रॉक्सिमिटी रूल। तो इसका एक लैंडमार्क केस है, मैंने इन सारे टेस्ट के लैंडमार्क केसेस यहाँ साइड में लिख रखे हैं जो हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसका एक लैंडमार्क केस था, दिस इज अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961 का एक केस है। इसमें क्या होता है, ये जो अभयानंद मिश्रा है ये एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है एमए के किसी कोर्स में। तो ये पर्सन क्या करता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके अपनी फीस वीस सब कुछ जो है यूनिवर्सिटी को भेज देता है। तो यूनिवर्सिटी उसे एडमिट कार्ड इशू कर देती है एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए। बट समहाउ यूनिवर्सिटी को पता चल जाता है कि भी इस पर्सन के सारे ही डॉक्यूमेंट नकली होते हैं, फ्रॉड होते हैं। तो इस पे सेक्शन 420 रीड विद 511 के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो ये पर्सन कहता है कि भी मेरा जो एक्ट था ना ये सारा सिर्फ प्रिपरेशन था, मैंने अटेम्प्ट तो किया ही नहीं। तो कोर्ट इसमें कहता है कि भाई अटेम्प्ट कहीं एज सच डिफाइन तो नहीं है, लेकिन जो इसमें फैक्ट्स बताए गए थे कि भी ये पर्सन किस तरह से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता है, उन्हें अटेस्ट करता है और वो फिर यूनिवर्सिटी को भेजता है, यूनिवर्सिटी उसे एडमिट कार्ड इशू करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है जब तक वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा था, अपना अटेस्टेशन वगैरह हो रहा था, तब तक वो प्रिपरेशन था। जैसे ही वो उन्हें डिस्पैच कर देता है यूनिवर्सिटी को के पास पहुंचने के लिए, वो उसका अटेम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या है, एक फाइनल एक्ट क्या रहता है कि वो एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाए। तो एग्ज़ाम देने अगर पहुंच गया तो 420 तो हो ही जाती। तो जैसे ही वो अपने डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच करता है और वहाँ से उसे एडमिट कार्ड इशू हो जाता है, ये उसका
अटेम्प्ट था, प्रिपरेशन से एक्सीड वो कर गया है, तो इसके बाद बस एक फाइनल एक्ट क्या रहता है, वो एग्ज़ाम देता है। बट सम हाउ जो है उसकी जो चोरी है ये पकड़ी जाती है कि उसके डॉक्यूमेंट्स नकली होते हैं और उस पर 420 रेड विद सेक्शन 511 के चार्जेस लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोकस पेंटेंटिए। अब प्रोनाउंसिएशन मेरी गलती हो गया आई एम श्योर, बट कोशिश करी मैंने बोलने की। तो इसका मतलब रहता है टाइम फॉर रिपेंडेंस। रिपेंडेंस होता है पछतावा, कि भाई आपने प्रिपरेशन करी, जब आप अटेम्प्ट का ये जो प्रोसेस कर रहे हो, अभी अटेम्प्ट पूरा ख़त्म नहीं हुआ, अटेम्प्ट का जो प्रोसेस कर रहे हो, आपको पछतावा हो जाता है कि भाई मैं ये क्या काम कर रहा हूँ, और आप वहीं पर गिव अप कर देते हो उस एक्ट को, मतलब कंटिन्यू नहीं करते, वहीं पर छोड़ देते हो। सपोज करिए ए जो है किसी बच्चे का मर्डर करने गया, तो जैसे ही वो बच्चे का मुंह देखता है, फेस देखता है, तो वो गिव अप कर देता है कि भी नहीं मुझे इसका मर्डर नहीं करना। तो प्रोसेस तो शुरू हो गया था अटेम्प्ट का, बट वो गिव अप कर जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। तो वहाँ पर उसके इस पर अटेम्प्ट के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि वो उसने कंप्लीट नहीं किया है। तो इसका एक लैंडमार्क केस है मलकेत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1970 का एक केस है। इसमें क्या होता है, पंजाब से एक ट्रक चलता है, कुछ फसल वगैरह उसके अंदर होती है, जो इस तरह से एक्सपोर्ट करना बैन होता है गवर्नमेंट के लॉ के अंदर। तो उसको ट्रक को जो है दिल्ली पहुंचने से पहले पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर पकड़ लिया जाता है। तो उस पर चार्जेस लगाए जाते हैं कि भाई इसने अटेम्प्ट किया। इसमें कोर्ट क्या कहता है कि भाई पर्सन ने प्रोसेस तो शुरू कर दिया था, वो पंजाब से निकला बट दिल्ली नहीं पहुंचा था। अगर वो दिल्ली पहुंच जाता तो वो अटेम्प्ट होता, बट उसे उससे पहले पकड़ लिया गया। हो सकता है कि भी को उसे जानकारी ना हो कि भी ये गैरकानूनी है, या फिर वो कुछ सुनकर पुलिस वालों से वो वापस हट सकता था, अभी प्रोसेस उसका ख़त्म नहीं हुआ था अटेम्प्ट का। तो इस बेसिस पर उस पर जो है अटेम्प्ट के चार्जेस नहीं लगाए जाते, वो प्रिपरेशन में ही फॉल कर जाता है क्योंकि उसके पास समय था गिव अप करने का, रिपेंडेंस का उसके पास समय था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट टेस्ट देख लेते हैं, इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट जैसा इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि भाई आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे करने से एक्ट टारगेट को अचीव करना ही नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप सोचो कि मैं जादू टोना करके किसी की जान ले लूँ या उसकी परछाई पर मैं मारूँ और वो मर जाए, तो इम्पॉसिबल है इस तरीके से किसी ऑफेंस को करना, किसी की डेथ कोज करना। तो इसका एक लैंडमार्क केस है असगर अली प्रधानिया वर्सेस एम्परर, 1933 का केस है। इसमें जो एक्यूज होता है वो किसी महिला को कुछ सब्सटेंस, कुछ लिक्विड और कुछ पाउडर जो उसे खिलाता है ताकि उस महिला का मिसकैरेज हो जाए, अबॉर्शन हो जाए। तो लेकिन वो सब्सटेंस इस टाइप का होता है, वो कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी वो हार्मफुल नहीं होता है, वो अपने आप में एकदम ख़राब कोई मटेरियल रहता है जिससे किसी का अबॉर्शन तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो उसे कितना ही खिला ले। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भी इसका जो ये एक्ट था ना, ये इम्पॉसिबल एक्ट था। इम्पॉसिबल कैसे, कि भी ये एक्ट अपने आप में ही फेल एक्ट था। अगर बाहर से कोई ऐसा फैक्ट होता है, बाहर से कोई ऐसा इंटरवीनिंग फैक्टर रहता है कि भी उसने उसको वो सब्सटेंस तो खिलाया लेकिन किसी और रीज़न की वजह से उसका अबॉर्शन नहीं हो पाया, तो फेल माना जाता उस वे में, और तब उस पर अटेम्प्ट के चार्ज लगते। लेकिन ये इट्सेल्फ अपने आप में ही इम्पॉसिबल एक्ट है। ऐसा करके ये सब्सटेंस खिलाकर आप किसी का अबॉर्शन कर ही नहीं सकते हो, तो उस पर अटेम्प्ट के चार्ज नहीं लगते हैं। इसका नेक्स्ट टेस्ट देख लेते हैं, सोशल डेंजर टेस्ट। सोशल डेंजर टेस्ट जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि भी ऐसा ऑफेंस जो सोसाइटी एट लार्ज को, पब्लिक एट लार्ज को इफ़ेक्ट करता हो, जैसे गैम्बलिंग हो गया, सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है, स्मगलिंग हो गया। तो इस तरह के ऑफेंसेस में क्या होता है, हम स्ट्रिक्ट जो डेफिनेशन रहती है ना उससे स्टिक होकर उसकी लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, ज़्यादा हम लिबरल नहीं होते हैं इन चीज़ों में। तो इसका एक लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, 1980 का ये केस होता है। इसमें क्या होता है कि बॉम्बे से जो है स्मगलिंग हो रही होती है सिल्वर की, तो किसी कस्टम ऑफिसर को जो है ये खबर मिलती है कि भी बॉम्बे से स्मगलिंग होने वाली है कोस्टल एरिया की तरफ। तो एक ट्रक में ये सारा सामान, सिल्वर का सामान जो है लोड करके जा रहा होता है। तो वहाँ पर कस्टम ऑफिसर जो होता है वो उस पर नज़र रखता है, वो ट्रक कहीं एक ब्रिज के पास जाके रुकता है और सारा सामान ट्रक से निकाल कर बाहर रख रहे होते हैं। तो जैसे ही कोस्टल एरिया वहीं पास में होता है, तो समुद्र तट जो होता है वो पास में होता है, तो वहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को किसी शिप के आने की आवाज़ आती है, लेकिन उस शिप के पहुँचने से पहले जब वो सारा सामान ट्रक से बाहर निकाल लेते हैं, वो पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जो ऑफेंडर है वो ये कहता है कि भाई ये सिर्फ प्रिपरेशन थी,
अभी अटेम्प्ट तो किया ही नहीं, अभी तो हमने सामान जो है शिप में रखा ही नहीं, तो अटेम्प्ट हुआ नहीं तो आप कैसे चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भी ये जो इस तरह का आप ऑफेंस कर रहे हो स्मगलिंग, ये फाइनेंशियल लॉस देता है स्टेट को, ये एक ग्रेव ऑफेंस है क्योंकि ये पूरी सोसाइटी को, पूरी अपने देश को इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे ऑफेंसेस के अंदर हम जो है स्ट्रिक्ट डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, ज़्यादा लिबरल अप्रोच हम नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर जब वो उसको लोड कर देते शिप के अंदर, तो वो तो फिर शिप चला ही जाता ना वहाँ से। तो यहाँ पर जब वो कोशिश कर रहे हैं, अटेम्प्ट यहाँ पर कंसीडर किया गया उनका एक्ट, क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी एट लार्ज को इफ़ेक्ट करने वाला ऑफेंस है। अब इसका लास्ट टेस्ट देख लेते हैं, इक्विवोकैलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये रहता है कि भी एक्ट जो है अपने आप में ये बता रहा है कि भी हाँ ये आखिरी स्टेप है। फॉर एग्जांपल कि भी आप किसी की तरफ गोली चलाते हो, तो ये जो गोली चलाने का जो एक्ट है, तो ये अपने आप में बता रहा है ना कि इससे आगे तो आप क्या ही करोगे, या तो उसे गोली लगेगी या फिर एक्ट फेल हो जाएगा। तो ये अटेम्प्ट है, ये अपने आप में दिखा रहा है कि भी येस इट्स द फाइनल एक्ट टूवर्ड्स द ऑफेंस। अब इसका एक लैंडमार्क केस है, दिस इज ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1961 का एक केस है। ये केस जो हमने सेक्शन 307 में एक बार पढ़ा हुआ है, तो इसे मैं बहुत शॉर्टकट में आपको समझाऊंगी। इसके अंदर जो पर्सन होता है, ये अपनी वाइफ को जो है एक सिस्टमैटिक कॉन्टिन्यूअस तरीके से अपनी वाइफ को भूखा मारता है, उससे दुश्मनी निकालने के लिए। तो कभी कभी उसे खाने को देता है, कभी नहीं देता है, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ कॉन्टिन्यूसली चलती है। एक दिन समहाउ वो घर से भाग जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। वहाँ ये मेडिकल टेस्ट से पता चल जाता है कि भी हाँ उसकी सिचुएशन बहुत सीरियस है, और वो जो उसके साथ एक्ट किए जा रहे थे उसको भूखा मारने वाला, उसकी वजह से ये है। तो ये मैटर जब कोर्ट में जाता है, तो ये पर्सन कहता है कि भाई ये मेरा फाइनल एक्ट नहीं था। अटेम्प्ट के लिए फाइनल एक्ट होना ज़रूरी है ना, जिसके बाद जो है बस जो आपका अकम्पलिशमेंट हो जाए या वो फेल हो जाए, तो ये उसका फाइनल एक्ट नहीं था। तो इसमें कोर्ट ये कहता है कि एक्ट का मतलब ये नहीं होता है एक फाइनल एक्ट हो, ये सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है। और इसने जो अपनी वाइफ के लिए जो एक्टिविटीज़ करी है वो सीरीज ऑफ एक्ट थी, तो उसका एक जॉइंटली इफेक्ट ये होना था कि भी उसकी डेथ कोज हो जाती। तो इस तरह के ऑफेंस में हम थोड़ा सा लिबरल अप्रोच रखते हैं, तो इसके किए हुए सारे एक्ट को हम सीरीज ऑफ एक्ट में कंसीडर ही करते हैं, जो कि है भी यहाँ पर। और इस पर्सन को सेक्शन 307 रीड विद सेक्शन 511 के अंडर जो है इसको पनिश किया जाता है। सो आई होप कि भी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारा समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ लाइक और शेयर भी करेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।